भारतवर्ष में सरकारी शिक्षक बनने का सपना तो बहुत देखते हैं, लेकिन उस मुकाम तक बहुत ही कम पहुंच पाते हैं। आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से आप अपनी मेहनत, परिश्रम और लगन के बावजूद भी सरकारी शिक्षक नहीं बन पाते? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेने के बाद भी सरकारी शिक्षक नहीं बन पाते हैं। तो वो क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी मेहनत, पैसा, पसीना, लगन सब धरे के धरे रह जाते हैं और आपका सपना टूट जाता है? क्यों आप सरकारी शिक्षक नहीं बन पाते? ये सभी कारण मैं आपको आज इस सेशन में बताने वाली हूं। इस सेशन के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो, एक वार्निंग की तरह भी आप इसको देख लें, क्योंकि जब आयोग अपनी नोटिफिकेशन या अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरा करने पे आता है वो फिर किसी की भी नहीं सुनता और कोर्ट की भी नहीं सुनता। ये मैं आपको इस सेशन के एंड तक प्रूव कर दूंगी। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि आप आयोग के किसी भी नॉर्म के साथ, रूल के साथ छेड़खानी कर सकते हो, फेर बदल कर सकते हो, है ना, एक खेल खेल सकते हो, तो अभी के अभी चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि आयोग बेवकूफ नहीं है, ना ही वो आपकी बातों में आएगा। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? ये मैं कह सकती हूँ ऐसे कि हाल ही में कंडक्टेड हुए हमारे HSSC के एग्जाम के रिजल्ट आए हैं। अब उस रिजल्ट के बाद ये देखा गया कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो सिक्योर कर लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको नौकरी पर नहीं बुलाया गया। तो वो क्या कारण रहे जिनकी वजह से इन कैंडिडेट्स को नौकरी पे नहीं बुलाया गया, और इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? आने वाले टाइम में जब आपके लिए कोई नोटिफिकेशन रिलीज होगी, आप उसकी फॉर्म फिलिंग करेंगे, आप उसकी एलिजिबिलिटी पूरी करेंगे, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये आपके साथ ना हो जाए, ये मैं इस सेशन में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है वो ऑफिशियल नोटिस जो HSSC ने, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया है, जिसमें वो आपको ऑफिशियली बता रहे हैं द रीजंस फॉर द नॉन सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स हु स्कोर इज इक्वल टू और मोर देन द कट ऑफ येट दे हैव नॉट बीन कॉल्ड फॉर द पोस्ट। उनको जॉब के लिए नहीं बुलाया गया। तो कुछ रीजंस मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से मोटा मोटी दिखा देती हूँ। मैंने इन सब को इनमें आपके लिए कंपाइल कर दिया है ताकि हम एक डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। आप देख रहे हैं कि रोल नंबर वाइज सभी कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ जानकारी दी है। जैसे कि फर्स्ट पे आप देखेंगे कि ये कैंडिडेट ओवर एज थे, इस वजह से इनको जो है एग्ज़ाम जॉब के लिए नहीं बुलाया गया। इनके पास वैलिड एक्सपीरियंस भी नहीं था। एक कैंडिडेट के पास जिस सब्जेक्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था उस सब्जेक्ट में B.Ed नहीं थी। अच्छा, फिर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक पोस्ट है, एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट्स की फाइट चल रही है। अब उन 5 कैंडिडेट्स में से जो कैंडिडेट ने वो एग्ज़ाम सेम नंबर पे क्वालिफाई किया है, लेकिन उसकी एज ज़्यादा है, तो ज़्यादा एज वाले को वहाँ पर एक बेनिफिट मिल जाता है। सो ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर आई थिंक उनकी कोई खास गलती नहीं है, क्योंकि उस सीट पे वन सीट पे मल्टीपल कंटेंटर्स हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट होगा एज में ना, सबसे बड़ा होगा, उसको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका HTET क्वालिफाइड नहीं है। ये हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में HTET चाहिए आपको किसी भी TGT PGT भर्ती के लिए, आपको CTET यहाँ वो नहीं उसको मानते हैं। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं आई थिंक जो CTET के बलबूते पे पेपर देने चले जाते हैं, लेकिन फिर जब फाइनली उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो पता चलता है कि भाई इनके पास तो HTET ही नहीं है, या इनके पास तो गिवन सब्जेक्ट में B.Ed तक नहीं है। ऐसे भी धुरंधर आ जाते हैं, है ना। तो ये भी आप देखें, ध्यान रखिए, गलती ये मत करिएगा। अगर आपके पास उस पर्टिकुलर स्टेट का एलिजिबिलिटी का टेट नहीं है, इन दैट केस आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, आप चाहे टॉपर बन जाओ, फिर भी आपको वो नौकरी नहीं मिल सकती है। ध्यान रखना है इस बात का। अच्छा, कोर्ट का मैंने मुद्दा उठाया कि कोर्ट आपको कितना भी एक पॉइंट पे प्रोटेक्ट कर ले, लेकिन अगर एक आयोग चाहे तो और वो आपको फिर भी वो नौकरी नहीं देगा। ये HSSC ने यहाँ करके दिखाया है। बिकॉज देखिए, बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पर आगे पीछे के कुछ मसले आते रहते हैं, फिर उसको कोर्ट तक पहुँचा दिया जाता है, फिर कोर्ट के डायरेक्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट है उन रोल नंबर्स की जिनके आगे ये लिखा गया है दैट दे वर नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बट परमिटेड टू अपीयर ऑन कोर्ट डायरेक्शंस। कि वो किसी मुद्दे को उठाकर कोर्ट तक पहुंच गए, कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि नहीं, इन लोगों को पेपर तो देने दो, लेकिन फिर अल्टीमेटली HSSC ने अपनी जो नोटिफिकेशन की रूल्स हैं, जो उनकी नियमावली है, उसी नियमावली के तहत उन्होंने सिलेक्शंस लिए हैं, उसी के तहत उन्होंने नौकरियां दी हैं।
तो इससे यही बात प्रूव होती है कि कभी कभी बहुत एक्सेसिव कोर्ट केसेस करने के बावजूद भी हो सकता है एक आयोग आपको एग्जाम में सिट करने दे, लेकिन उसके बावजूद आपको वो फाइनली जॉब तक ना पहुंच जाए। तो खैर ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे लगे ही हुए हैं। मैंने इन सबको एक लिस्ट में, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट में आपके लिए कंपाइल कर दिया ताकि हम इसको और डिटेल में देख लें। यहाँ से आपको वो सारी पॉसिबल गलतियाँ समझ आ जाएंगी जिसकी वजह से आपका जो सपना है वो अधूरा रह सकता है देश भर में एक सरकारी शिक्षक बनने का। तो ध्यान रखना ये सब गलतियाँ आप अपने फ्यूचर में मत करिएगा। और ये मैं सिर्फ HSSC के लिहाज से नहीं कह रही हूँ, ये मैं उन सभी कैंडिडेट्स को बोल रही हूँ जो किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं। हम यहाँ पर जब TGT PGT जैसे एग्जाम्स की बात करते हैं जहाँ पर बहुत सारी मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, आपका HTET उस सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हो, आपकी BEd उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो, ऐसी मल्टीपल क्वालिफिकेशंस के टाइम में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सारी एलिजिबिलिटीज पे खरे उतरें, क्योंकि अगर आप वहाँ पर रेडी नहीं है तो आपकी जगह 10 और कैंडिडेट खड़ा है जो वो सेम मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरा कर रहा है। तो आयोग क्या उन सही उस कैंडिडेट को ऑप्शन देगा, अपॉर्चुनिटी देगा जो हर मामले पे खरा उतर रहा है, या आपको देगा जिसके फॉर्म में ही गलती है, जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी ही पूरी नहीं हुई है? सोचने वाली बात है ये। तो आइए देखते हैं किस तरीके के पॉइंटर्स यहाँ बनते हैं। ये वाला जो पॉइंट तो देखो, ये तो आपकी कोई गलती ही नहीं है इसमें। अगर सेम मार्क्स बन रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के और कुछ कम नंबर ऑफ सीट्स पे ही आपको पोस्ट फाइनली फिल करनी है, इन दैट केस आप ये देखेंगे कि एज किसकी ज़्यादा है, बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पर जो है पोस्ट के लिए, पोस्ट फिल करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन अब नीचे के सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपकी गलतियां हैं, जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होना। राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिमेंट्री लेवल पे बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ही क्लियर कट तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मेंशन किए जाते हैं नोटिफिकेशंस में। हम अपने चैनल्स के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी देते हैं। मतलब मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना नहीं आता, वहाँ पर हमारे जैसा यूट्यूब चैनल आपके लिए खड़ा रहता है, क्योंकि हम आपके लिए वो पूरी जो नोटिफिकेशन की जो डिटेल्ड लैंग्वेज है, बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है, उसको तोड़ के आसान भाषा में आपको समझाते हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए आप ज़रूर डिटेल नोटिफिकेशन वीडियोस चेक करें ताकि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता चल जाए, वहाँ पर आप मात ना खा लो। अच्छा, फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास, जैसे मैंने कहा कि HTET ही क्वालिफाइड नहीं है उनका, उसके बावजूद वो एग्ज़ाम देने चले गए। HTET का ना होना या कोई पुराना एक्सपायर्ड HTET होना कि भाई मैंने तो 10 साल पहले का HTET लेके मैं बैठा हुआ हूँ, 20 साल पहले का लेके बैठा हुआ हूँ। कोई भी नोटिफिकेशन जब रिलीज होती है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी के अराउंड एक लिमिट सेट है कि इस साल से इस साल के डॉक्यूमेंट्स या इस साल की एलिजिबिलिटी को ही मान्यता दी जाएगी, अदरवाइज वो मान्यता खारिज कर दी जाएगी। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक्सपायर्ड HTET भी लेकर गए थे। अच्छा, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी चाहिए होते हैं, है ना। आपकी कैटेगरी के बेसिस पर आपको मिनिमल एलिजिबिलिटी मार्क्स दिए जाते हैं कि ग्रेजुएशन में मिनिमम आपको 30%, 40%, 50% स्कोर करना ही है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मार्क्स भी स्कोर नहीं कर रहे हैं ग्रेड में, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, है ना। फिर बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी BEd नहीं की है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी HTET नहीं की है, वो लोग भी पीछे हट जाते हैं। अरे ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिन लोगों ने अपने HTET का सर्टिफिकेट ही अटैच नहीं किया। HTET का सर्टिफिकेट है, उस सब्जेक्ट में भी है, लेकिन उसको अटैच करना भूल गए, तो उसको एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट मानकर आपकी जो वैलिडिटी है उसको वहाँ से खारिज कर दिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ओवर एज भी हैं, है ना। मोस्टली आपने नोटिफिकेशंस में देखा होगा कि आपकी आयु 18 साल से कम और 42 से ज़्यादा ना हो। सो 18 to 42 की जनरल रेंज बहुत जनरली रहती है, और ये क्लियर कट मेंशन भी किया जाता है कि इस दिन इस महीने तक आपको एटलीस्ट इतनी एज लेनी है, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर इस डेट इस ईयर तक आप इतनी एज के ही हो सकते हो। आप इसके एक दिन भी अगर बड़े हो गए, एल्डर हो गए, ओल्डर हो गए, इन दैट केस आपको जो है आपकी नोटिफिकेशन आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कैंसिल आउट कर दी जाएगी। तो ऐसे भी लोग हैं जो ओवर एज हो गए थे, फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर उनकी एलिजिबिलिटी को नहीं माना गया।
अच्छा, एक बहुत सीरियस मुद्दा यहाँ सामने आ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स का कोर्स करके आते हैं। मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स का कोर्स किया और मैं आपको बता सकती हूँ कि हमें 3 सालों में से कोई 1 साल में कोई एक सेमेस्टर में एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट लेने को मिलता था। सो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने किसी सब्जेक्ट को उस एक सेमेस्टर में पढ़ा है और वो उसको अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी मान के चल रहे हैं। अब पता नहीं वो खुद को बेवकूफ़ बना रहे थे, आयोग को बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन आयोग यहाँ बेवकूफ़ बना नहीं, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। उन्होंने इनफैक्ट उस रोल नंबर के आगे सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिया है कि आपने ये फलाना ढिमकाना सब्जेक्ट 3 सालों में एक सेमेस्टर में पढ़ा है, जबकि आपको उस सब्जेक्ट को तीनों सालों में पढ़ना था। या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल आपने 1 साल ही पढ़ा, आपको इसको तीनों साल पढ़ना था, तभी आपको मान्यता मिलती। अब आपको मान्यता नहीं दी जा रही है। आपने ओबीसी का ओल्ड सर्टिफिकेट डाल दिया या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं अटैच किया, इन दैट केस, है ना, आपने वो सब्जेक्ट ही ग्रेजुएशन में स्टडी नहीं किया है, आपने बीएड में वो सब्जेक्ट नहीं स्टडी किया है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो आपकी वैलिडिटी को यहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा। फिर आ जाते हैं इस मुद्दे पे कि सब्जेक्ट, खैर ये मैंने डिस्कस कर लिया है, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूजीसी ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी। ये मुद्दा हम यूजीसी नेट एग्जाम में तो बहुत बखूबी उठाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब आने वाले टाइम में टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, हर साल यूजीसी अपनी एक यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट निकालता है। ये ब्लैकलिस्ट उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो यूजीसी के नॉर्म्स पे नहीं खरी उतरी, इस वजह से उनके स्टेटस को खारिज कर दिया जाता है। अब वो एक ब्लैकलिस्टेड यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से कोई भी डिग्री लेंगे उसकी कहीं पर भी मान्यता नहीं होगी। तो कल को आप अगर अपने मार्क्स बनाने के लिए या किसी रिश्तेदार के कहने पर, या फिर चलो कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा इस वजह से अगर आप किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपकी वो जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम यूजीसी की ब्लैकलिस्ट में तो नहीं है। क्योंकि अगर है तो इन दैट केस आप चाहे कितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते फिरो, आप एंड में एलिजिबल नहीं माने जाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कोर्ट वाला मुद्दा कि कोर्ट की डायरेक्शंस पे आपको पेपर तो देने दिया, बट फाइनली आप मिनिमम एलिजिबिलिटी पे नहीं खरे उतर रहे थे, इसी रीज़न की वजह से आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया। इस केस का मुझे लगता है कि मान लीजिए कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दिया, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, आपने मिनिमम मार्क्स भी सिक्योर कर लिए हैं, अब अगर उस सेम सीट पे कंपटीशन नहीं है, यानी वो जो एक सीट है उस पर आपके अलावा और कोई कंपटीशन नहीं है, मे बी इन दैट केस आपका चांस बन जाता। बट इस तरीके के एग्जाम्स में, इस तरीके की स्टेट्स में आप यही देखते हो कि एक सीट पर 2, 4, 5 कैंडिडेट्स हमेशा लड़ाई कर रहे होते हैं, है ना। मोरओवर हरियाणा में चाहे वो एचपीएससी है, एचएसएससी है, या एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन सभी में नंबर का गेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो कितने लोगों को क्वालिफाई करेंगे हर लेवल पर, इस मामले में वो बहुत ही सीरियस रहते हैं। तो जब एक सीट पे मल्टीपल प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं और वो हर तरीके से एलिजिबल हैं, हर तरीके से एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं, इन दैट केस इन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोई कोर्ट केस लड़के वहाँ पे पहुँच भी गए हैं तो चांसेस हायर तो यही हैं कि आपको उस जॉब के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आज के सेशन को लेने का मेरा पर्पस यही था कि ये वो सारे रीजंस बनते हैं, ये वो सारी गलतियां बनती हैं जिसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिल पाती। आप कितनी भी कोशिशें कर लें, आप कितने भी एग्जाम क्वालिफाई कर लें, आप कितने भी पैसे लगा लें, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। तो अपने पैसे, अपनी एनर्जी और अपने सपनों को थोड़ी इज्जत दें, थोड़ा सा सोचें उन सब लोगों के बारे में जिनकी जिंदगी आपके साथ जुड़ी हैं, और ऐसी गलतियां करनी जरा बंद कर दीजिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी। थैंक यू।